अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खान और मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत सारी खबरें तज्जिए लेकर जनाब हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उठ चुके होंगे, चाय कॉफ़ी का मग हमारी तरह आपके भी हाथ में होगा। अच्छा अनवार, प्रोग्राम के आगाज़ में जब हम एक पूरी भरपूर तैयारी होती है ऑन एयर आने से पहले, तो मैं यही आपसे डिस्कस कर रही थी कि जो हमारे अवामी मसाइल हैं, अब हम उस पर बात नहीं कर पा रहे, लोग उस पर बात नहीं कर पा रहे। 22 करोड़ अवाम का ये देश है, डिफॉल्ट होने के दहाने पर ये पहुंच चुका है। मुख्तलिफ इस हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन हमारी जो तमाम नजरें हैं हमारी सियासी क़यादत की, वो एक अहम तैनाती पर टिकी हुई हैं। तो आई एम श्योर कि ये सवाल मेरे साथ साथ आप भी तमाम लोगों के दिल में उभरता होगा, पैदा होता होगा कि क्या यही जमहूरियत है? क्या सब लोग कुर्सी की ही सियासत कर रहे हैं? और उस तैनाती को सियासी रंग दे दिया गया है पर जिस पर पहले कभी भी बात नहीं होती थी। प्रोग्राम में बात करेंगे इस हवाले से भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तज्जियाकार भी होंगे। लेकिन कुछ बात करते हैं खेल के मैदान से। हम खबर सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज होने जा रही है। जी हां, बिल्कुल, उन दो टीमों की जिनका फाइनल में आमना सामना हुआ था और पाकिस्तान को बहुत ही, आप कहें कि एक वो पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन पाकिस्तान को शिकस्त हो गई थी। और अब ये टेस्ट सीरीज पिंडी में होने जा रही है, जिसकी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस्लामाबाद में मतलब पिंडी से कुछ ही फासले पर ये मैच होगा और खान साहब का धरना भी है। तो अगेन खेल का मैदान, सियासत का मैदान क्लोज है। खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का इंसिडेंट ना हो कि खेल क्रिकेट बहुत ही तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में आई है। यही नबिया बताया जा रहा है कि 120 मीटर का सिर्फ फासला है, जहां पर स्टेडियम और जो खान साहब का एक पड़ाव होगा उसका फासला सिर्फ इतना सा है। तो कोई भी इस तरह की हैपनिंग यकीनी तौर पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी जो खबर हमारे पास है वो ये है कि फवाद आलम इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और उसकी रीजन ये है कि उन्हें बिल्कुल मोहम्मद वसीम साहब की जानिब से जो सिलेक्शन की गई है उस पर लोग काफी तनकीद कर रहे हैं कि जब उन्होंने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था फवाद ने, तो वो आईसीसी की नजरों में तो बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन उन्हें स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। अच्छा, ये तनकीद सिर्फ इसी स्क्वाड के लिए नहीं हो रही, बल्कि जो वर्ल्ड कप T20 हमने देखा तब से वो तनकीद शुरू हो चुकी थी। बहरहाल अगर इंग्लैंड की टीम का इस वक्त जायजा लिया जाए तो अनवार, इंग्लैंड की टीम इस वक्त तीनों फॉर्मेट्स में अगर कहा जाए ना कि अपनी बेस्ट फॉर्म में है, टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20, और हमने देखा भी है कि दोनों ट्रॉफीज उनके पास है। तो लेट्स सी कि ये जो ये मैच है आई गेट इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहरहाल इसके ऊपर डिटेल में बात भी करेंगे, फुटबॉल के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं ऑन टॉप स्टोरीज। सवाल पर सवाल, हुकूमत तैनाती के सवालात पर चढ़ गई। तहरीक इंसाफ भी फैजाबाद में डेरा लगाने को तैयार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी फैमिली ट्रिप पर रवाना। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त, इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में ट्रायल का आज से बाज़ाब्ता आगाज। क्या कप्तान को अगले इलेक्शन से आउट किया जा रहा है? फीफा वर्ल्ड कप, हम जिन्स परस्तों के साथ इजहार यकजहती, यूरोपीय खिलाड़ियों को पड़ गई महंगी। फीफा की धमकी पर फैसला करना पड़ गया तब्दील। कैनेट कॉलेज की क्रिकेट एकेडमी ग्रीन शर्ट्स में हीरे जड़ने की वजह बन गई। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर जाने से क्यों किया है इनकार, डिप्रेशन से पेट क्यों होता है खराब, और इसके अलावा और बहुत सारी दीगर अहम खबरें होंगी प्रोग्राम का हिस्सा। लेकिन आगाज करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से। मुल्की सियासत में आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से हर रोज एक नया बयान सामने आ रहा है, नया पेंडोरा बॉक्स खुलता जा रहा है। और जितने मुंह है अनवार उतनी बातें हैं, जितने फोन हैं उतनी ट्वीट्स हैं, और हर फर्द एक आम आईनी मामले को सियासी बनाने में इस वक्त मसरूफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल यही हम देख रहे हैं, लेकिन ये रविश जो शुरू की गई है वो हमारे लीडरान की जानिब से शुरू की गई है। सबसे पहले पीटीआई चेयरमैन इमरान खान मुसलसल 7 माह तक पाक फौज के किरदार और आर्मी चीफ की तैनाती पर सवालात करते रहे हैं, और फिर अचानक से वो ये दावा करते हैं कि वो इन तमाम मुतालबात से पीछे हट गए हैं और अब वो पीछे बैठकर तमाशा देख रहे हैं। उन्हें इस मामले से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये यू टर्न एकदम से क्यों सामने आया, इसकी वजूहात तो अभी तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये हो चुकी है कि अब हुकूमत भी इन सवालात से जिद हो गई है, चिढ़ गई है। ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं वो सुनते हैं पहले। हालत में मामला जा सकता है क्या इस तरह? देखिए, मैं ये तो कोई मसला जो भी किसी
पे प्लेटफॉर्म पे या किसी उस पे अदालत में या किसी और मीडिया में एजिटेट करना चाहता है, वो हक है उनका, वो हक तो नहीं देना। सीनियर मोस्ट को ही कंसीडर किया जाएगा। भाई साहब सीनियर मोस्ट जो है वो जल्दी रिटायर हो रहे हैं। ये स्वाबदीद है इसकी वज़ीर आज़म की, शहबाज शरीफ की। ख्वाजा आसिफ साहब ने मजीद भी कुछ कहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से नाज़रीन दावा किया गया है कि सियासी और अस्करी क़यादत आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर अब एक ही सफ़े पर है। 25 नवंबर की तारीख सामने आ रही है, उससे पहले भी बहुत सारी डेट सामने आई, लेकिन फिलहाल डेडलाइन 25 नवंबर कहा जा रहा है कि इस तारीख तक आर्मी चीफ की तैनाती का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब इस मामले में मजीद क्या कहते हैं वो भी देखिए। आज मिनिस्ट्री ऑफ दफा को वज़ीर आज़म का ख़ात्मा सूल हुआ और वो ख़त जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कल जो है या परसों या 1-2 रोज़ या 3 रोज़ में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पे पहुंच जाएगा और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी जो है जो 2 हाथ करने हैं। उधर हुकूमत आर्मी चीफ की तैनाती 25 नवंबर से कबल ही करना चाहती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नवंबर को रावलपिंडी में धरना देने का ऑलरेडी ऐलान भी कर चुकी है। सवाल यह है कि क्या नए आर्मी चीफ की तकर्री 26 नवंबर से पहले हो जाएगी? क्या इमरान खान 26 नवंबर की तकरीर में आर्मी चीफ की तकर्री पर बात करेंगे या नहीं? सवाल तो फिर यह भी है कि आर्मी चीफ के हवाले से, तैनाती के हवाले से इमरान खान के पास एहतजाज का क्या रास्ता रह जाएगा, और क्या फिर जो अहम सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 को धरना देगी या फिर जलसे के बाद घरों को इनकी वापसी हो जाएगी, जिस तरह से 25 मई को भी हुआ था। बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की क्या स्टेटमेंट इस हवाले से सामने आई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तैयारियां हैं, आप 25 तारीख की शाम को देखेंगे लोग वहां पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले पूरी एक खेमा बस्ती वहां पे बना दी जाएगी अल्लामा इकबाल पार्क में। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इज्तिमा की आपको वहां पर तैयारी नजर आएगी। फैसला हुआ कि 26 तारीख को लोगों को बर वक्त निकलना है कि सर्दियों के दिन हैं, दिन छोटे होते हैं और अंधेरा जल्दी हो जाता है और दिन छोटे हो गए। 26 नवंबर को वो रावलपिंडी आएंगे, खुद आएंगे और जितने भी काफिले पाकिस्तान से आ रहे होंगे उस इज्तिमा में शामिल होने उनका इस्तकबाल भी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर ने क्या स्टेटमेंट दी ये आपने जाना। पूरी सूरत हाल के ऊपर जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद अली खान नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नियाजी साहब बहुत शुक्रिया। खान साहब कि अगर क्रिकेट हम करियर की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, माजी की बात करें तो ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने कभी भी नो बॉल नहीं करवाई है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या आप कहेंगे जिस वक्त हालात बनते हुए हैं कि खान साहब इस बार उनसे नो बॉल हो जाएगी या उसके बगैर ही आगे बढ़ जाएंगे? नबीहा, जिस शख्स ने, जिस पर्सनालिटी ने पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी नो बॉल नहीं की, हालांकि वहां पे नो बॉल होना कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, हो जाती है, मिस्टेक करता है इंसान। लेकिन जहां पाकिस्तान की बात हो, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात हो, पाकिस्तान की सॉवरेंटी की बात हो, तो हम गलतियां कर सकते हैं, इंसान है, लेकिन पाकिस्तान के लिए हम कभी ख्वाब में भी गलती नहीं कर सकते। इसलिए कि पाकिस्तान के वजूद के साथ आपका और हमारा वजूद जुड़ा है, हमारी शनाख्त है, हमारी मिट्टी है। इसके लिए कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इसके लिए हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वो रूल ऑफ लॉ के लिए है। हमारी स्ट्रगल आजाद और शफाफ इलेक्शन के लिए है, पाकिस्तान के अंदर जजा और सजा के लिए है, यानी कि NRO सिस्टम का खात्मा। अशराफिया जो जिसके पास पैसे हों वो कितनी ही बड़ी लूट ले, कहीं से भी लूट ले, तो उसको कोई कोर्ट्स, कोई इदारा जो है वो छेड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पैसे हैं, उसके पास ताकत है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को अगर हकीकी मायनों में रियासत मदीना बनाना है तो फिर हमें एक कदम आगे बढ़ना होगा। वो इसलिए कि पाकिस्तान आज दुनिया में रूल ऑफ लॉ के हिसाब से हम कहाँ पे खड़े हैं। हम निज़ाम इंसाफ हमारा 130वां नंबर है। हम यहाँ पे आम लोगों को वो सहूलत, वो इंसाफ नहीं मिलता, उसकी नस्लें मर जाती हैं, लेकिन उसे इंसाफ ना वो थाने से मिलता है ना उसे अदालतों से मिलता है।
बल्कि अशराफिया इस सारे निजाम के ऊपर काबिज हो चुकी है। तो बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ ना, हमारी तहरीक ये पार्टी नहीं, एक तहरीक है, एक सोच है जिसको लेके हम इमरान खान साहब पिछले 26 साल से चल रहे हैं। ठीक है नजीर साहब, आप ये समझते हैं कि इमरान खान 26 को पिंडी पहुंच रहे हैं, 25 नवंबर डेट दी गई है हुकूमत की जानिब से कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। आप फिर ये समझते हैं कि जो कप्तान का एहतजाज है, जो लॉन्ग मार्च है, हकीकी आज़ादी मार्च है, वो फायदेमंद रहेगा? देखिए, हम 9 अप्रैल से लेके अभी तक हम हालत जंग में हैं। तहरीक चल रही है, एहतजाज, रैलीज, जलसे, जुलूस। हमारा मकसद मैंने जो अपना बता दिया है, गवर्नमेंट खुद बयानात जो दे रही है, आप देखें कि शायद खाकान अब्बासी क्या बयान दे रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर कुछ और दे रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर कुछ और दे रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर कुछ और है। खुद गवर्नमेंट कंफ्यूज्ड है अपने बयानों से। वो इस अहम तैनाती को जो है मुतनाज़ा बना रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कहा है, हमारा मौक़िफ़ है कि हर इदारे के अंदर मेरिट की बुनियाद पे तैनाती होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है वो उसके इदारे जो है वो मजबूत हो सके। और लेकिन ये खुद जो है ये चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। न्याज़ी साहब, हालात अब कब बेहतर होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि हुकूमत तो ये बात इत्तेहादी हुकूमत साफ साफ कह चुकी है कि इंतखाबात की डेट कबल इस वक्त नहीं दी जाएगी। फिर अहम तैनाती हो रही है, ये भी तलाक सामने आ रही है कि खान साहब नए आर्मी चीफ से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस बात को डिनाई करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे? और दूसरा, पॉलिटिकल सिचुएशन, आपको लगता है कि अहम तैनाती के बाद जो सियासी गर्मा गर्मी है, जो सियासी पारा बढ़ा हुआ है, ये ठंडा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा? नबिया, इदारों से हमारा झगड़ा नहीं है, अफराद से हो सकता है, क्योंकि शख्सियत से तो हमेशा झगड़े रहते हैं, लेकिन इस मिट्टी के लिए इस इदारों के साथ तो हमारा झगड़ा नहीं है ना जी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला जो 26 को हम वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मजमा होगा, इज्तिमा होगा, और इंशाल्लाह वो अपने मकासद को लेके चलता रहेगा। ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो आपकी मईशत है वो तनज़ली का शिकार है। आप अगर देख लें कि आज डॉलर्स की कमी है, डॉलर्स कहाँ पे जा रहा है। आप दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत जो है लेकिन सर, बड़ा वो दुनिया में कम हो रही है, तो उससे आप गेन क्या करेंगे? नतीजा खेस कैसे निकलेगा? क्या हुकूमत गिर जाएगी? इंतखाबात की तारीख पहले मिल जाएगी, तैनाती तो हो रही है, तो आप इससे क्या गेन करना चाहते हैं? नबिया, आपको इंशाल्लाह 26 को एक बड़ा सरप्राइज खान साहब देंगे, पूरी कौम को देंगे। आप वहां पे देखेंगे कि एक वो जैसे कहते हैं हमेशा वो जब क्रिकेट भी खेलते थे तो उनका जो इन स्विंगर जारकर था, जिसको उन्होंने दुनिया में मुतारिफ कराया, वो पहला मतलब फर्स्ट थे जिन्होंने, फिर वसीम अकरम आए, वकार यूनुस आए, बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयरों ने सीखा। तो ये भी एक जारकर होगा और इनकी तीनों की विकेटें जो है वो गिर पड़ेगी। लेकिन न्याज़ी साहब, सामने शायद आफरीदी जैसा प्लेयर भी तो हो सकता है जो सोचे समझे बगैर छक्का भी लगा देता है। लेकिन शायद अफरीदी हमारा भाई है, वो हमेशा जीरो पे भी कभी कभी जाता था। उसकी मैक्सिमम जो इनिंग्स है वो जीरो पे है। ठीक हो, लेकिन अगर वो खड़े हो जाएं तो फिर मैच भी खराब कर देते हैं। लेकिन जब इमरान खान जैसा प्लेयर सामने हो तो फिर मैच खराब नहीं होता। चलें, ठीक है, मुझे बताइएगा, आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को सियासी बना दिया गया है। ये वो टॉपिक है जिस पर कभी बात भी नहीं होती थी, टीवी चैनल्स पर भी नहीं होती थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जितने फोन्स हैं उतने ट्वीट्स हैं, जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? इस मामले पर इस तरह से बहस होनी चाहिए थी, इसको इस तरह से सियासी बनाना चाहिए था? गवर्नमेंट, बजाते खुद गवर्नमेंट, आप उनके तमाम के बयानात उठा के देख लें, डे वन से पिछले 1.5 साल से आप खुद अंदाजा करेंगे कि इस अहम तैनाती को सबसे ज्यादा मुतनाज़ा बनाने वाले लोग ये खुद हैं। ये इसलिए कि वो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, अल्लाह ताला का करम है पाकिस्तान पे कि हमारी एक मुनज़्ज़म फौज है, और हमेशा से इनकी कोशिश रही है कि ये अपना आर्मी चीफ लगाएं
और अरे ये तो मुझे आपकी बात से सर माजरत के साथ एक और यू टर्न लग रहा है। खान साहब खुल्लम खुल्ला तकारीर करते रहे हैं और इदारों को मुखातिब करते रहे हैं। पहली बार हिस्ट्री में हुआ DG ISI को आना पड़ा, लेकिन आप इल्जाम इस वक्त हुकूमत पर लगा रहे हैं। बहरहाल चलें, ये आपकी स्टेटमेंट है, आपकी सोच है, आप कह सकते हैं। न्यूट्रल का वर्ड यूज करते रहे हैं, मीर जाफर मीर सादिक का वर्ड यूज करते रहे हैं। सर ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कल से परसों से जब से हमारी गुफ्तगू हो रही है, अभी आपने भी अपनी गुफ्तगू में बोला कि 26 नवंबर को सरप्राइज दिया जाएगा। सर क्या ये एक प्लेजेंट सरप्राइज होगा? थोड़ा सा अगर आप हिंट हमें कर दें कि ये क्या पाकिस्तान की सियासत के लिए कुछ बेहतर खान साहब अनाउंस करने वाले हैं या आवाम के लिए होगा? अगर थोड़ा सा आप हमें इशारा कर दें। ये नबिया बिल्कुल बेहतर होगा। खान साहब देखें, अल्लाह ताला सबसे पहले अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि खैर हो। खैर के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की मजबूती के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए ये है और पाकिस्तान के इदारों के लिए ये है। तो इससे आप खुद अंदाजा लगाए कि हम कैसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। नहीं, इंशाअल्लाह ताला खान साहब खैर की खबर लाएंगे, पाकिस्तान की मजबूती की खबर लाएंगे और ये सरप्राइज पाकिस्तान के लिए होगा, पाकिस्तान की आवाम के लिए होगा। ठीक हो गया। उम्मीद करते हैं कि प्लेजेंट सरप्राइज हो। अमजद अली खान नियाज़ी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका यही कहना था कि प्लानिंग की जा रही है, इमरान खान एक सरप्राइज देने वाले हैं। अब लेट्स सी अब ये सरप्राइज है क्या और हुकूमत इस सरप्राइज को किस तरह से डील करती है, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, शॉकिंग ना हो, सरप्राइज ही हो। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। बैक नियो पाकिस्तान और अब कुछ बात करेंगे तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से। तोशाखाना की जो डिटेल्स और इंकशाफात और जो कड़ियां सामने आ रही थी इससे पहले भी, वो भी काफ़ी शॉकिंग थी। दो के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई क्लियर उस पर स्टांस में दिखाई नहीं दिया। अब जो हैपनिंग है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तोशाखाना रेफरेंस में चेयरमैन PTI के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस ट्रायल कोर्ट को नाजरीन मौसूल हो गया है और इसके बाद इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ ट्रायल का आगाज किया है और सेशन अदालत ने इमरान खान को आज तलब भी कर रखा है। दो क्योंकि कंडीशन इस तरह से है शायद वो पेश ना हो पाए, नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवाया था और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने शिकायत में यह कहा था कि ट्रायल कोर्ट इमरान खान पर करप्ट प्रैक्टिस का ट्रायल करे। रेफरेंस के मुताबिक इमरान खान पर बददियानती साबित हो चुकी है। उन्होंने तोशाखाना की आमदनी निजी बैंक में जमा करवाई है, लेकिन बतौर वजीर आजम तोशाखाना की आमदनी छुपाई है। और रेफरेंस में साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि सेक्शन 174 के तहत झूठी तफसीलात जमा कराने की सजा भी है। अदालत की शिकायत मंजूर करके इमरान खान को सेक्शन 167 और 173 के तहत सजा दे। बिल्कुल, इसी पूरी सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद है, कंवर दिलशाद साहब से भी बात करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, तो इस हवाले से कि खान साहब के लिए कितना मुश्किल हो सकता है जरूर जानने की कोशिश करेंगे। कंवर साहब को कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से आपको हम ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। हैपनिंग है दो के खान साहब जो सानिहा वजीराबाद हुआ और जो उनकी टांग में जिस तरह से गोलियां लगी, तो आज यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पेश नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये ट्रायल कितना सख्त हो सकता है, क्या सजा भी इसमें खान साहब को हो सकती है कि नहीं, ये हम कंवर दिलशाद साहब से जानने की जरूर कोशिश करेंगे। सेक्शन 174 के तहत अनवार ये तफसीलात सारी जो है वो जमा करवाई गई है। सेक्शंस के तहत 3 साल जेल और जुर्माने की सजा भी इमरान खान को सुनाई जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया था और तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 173, 170 और 176 के तहत भिजवाया गया था। अपने नाजरीन को अपडेट करते चलें इस हवाले से कि ये जो मज़कूरा सेक्शंस हैं इसके तहत 3 साल की जेल और जुर्माने की सजा भी सुनाई जा सकती है। तोशाखाना केस जिस तरह से हम कुछ दिन पहले भी
बात कर रहे थे कि कड़ियां मिल रही हैं और घड़ियां भी मिल रही हैं। हुकूमत की अगर हम बात सुने, उनके रहनुमाओं की, लीडर्स की बात करें तो यही देखने को मिला है, वो यही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये एक घड़ी का मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे तहाइफ मौसूल हुए हैं, उनकी सारी जो फहरिस्त है वो अवाम के सामने पब्लिक की जाए, शेयर की जाए। जबकि अगर पीटीआई की अगर हम बात करें तो पीटीआई भी अब उन तमाम तहाइफ का तस्करा लिए बैठे। मैं कल ही सोशल मीडिया पर देख रही थी मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से भी, जब उनकी मिशेल ओबामा से मुलाकात हुई थी, तो कितनी पुरानी मुलाकात है, लेकिन अब बात यह है कि दोनों साइड से एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और देखना यह है कि इन इल्जामात की सियासत में जो मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, आई गेस के सियासतदानों को उस हवाले से सोचना चाहिए। वो कहते हैं ना कि माजी की जो सारी चीजें हैं वो अब कितना डैमेज कर रही हैं। इस वक्त मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, कितनी अनस्टेबिलिटी है, तो ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाब यकीनी तौर पर आवाम जानना चाहती है। बिल्कुल, और जिस तरह से हम अभी नियो की स्क्रीन पर आपको ये तहाइफ भी दिखा रहे थे जिसमें ये घड़ी शामिल है, कफलिंग शामिल है, पेन शामिल है, और गालबन ये कहा जा रहा था कि इस पेन में नबीहा तकरीबन 1400 के करीब हीरे जड़े हुए हैं और उसकी मालियत जो लगाई गई है वो 1000 रुपए लगाई गई थी एक हीरे की मालियत, तो जो कि बहुत सरप्राइजिंग है कि एक हीरा किस तरह से 1000 रुपए का हो सकता है। तो 15 लाख रुपए मालियत उस पेन की जिसमें 1500 हीरे हों, तो वो ये जो केस है यकीनी तौर पर, जिस तरह इमरान खान बात करते थे, सादिक और अमीन की मिसालें देते थे और दूसरों को चोर डाकू कहते थे, अब उन पर ये सवालात उठ रहे हैं। इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस का, अभी जब ट्रायल का आगाज हो चुका है, इमरान खान के लिए क्या खतरे की घंटी बज चुकी है? देखो जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो हाई कोर्ट के बराबर है और चीफ इलेक्शन कमीशन का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। उन्होंने जो अपना एक कानून के मुताबिक सेक्शन 137 के तहत, जो हमारा इलेक्शन एक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 137, 167 और 173, उसके तहत उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को हुक्म जारी किया है कि हमने ये फैसला कर दिया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इन्होंने अपने असासे छुपाए हैं और वो अपने इस सेक्शन 137 और 167 के तहत बाकायदा करप्ट प्रैक्टिस यानी बदनवानी के जुर्म में वो मुलव्वस हो चुके हैं और वो बदनवानी का तौर पर उन्होंने का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया है। अब ये उन्होंने तमाम रिकॉर्ड पेश कर दिया है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी और कैबिनेट सेक्रेटरी का भी तमाम रिकॉर्ड उनको पेश किया है कि इमरान खान ने जो अपने असासे बेच, जो उसका जिक्र नहीं किया अपने हमारे गोशवारों में, तो ये करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आ गए। तो अब उसके जो करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आए, तो हक़ाइक़ छुपाने के जुर्म में आए, तो कानून में लिखा हुआ है कि वो उसको 3 साल की सजा दी जा सकती है। अब ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने इस केस को अपने एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल को मार्क कर दिया, नोटिस जारी हो गए। अब जो उनके इमरान खान साहब के जो वकला हैं, डिफेंस वकला हैं, वो आप अपने दलाल पेश करेंगे। क्या दलाल पेश करेंगे? साहब 3 साल की सजा बता रहे, दीगर आप बातें बता रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब, ये सजा इसको तस्लीम किया जाएगा उनकी जानिब से? हाँ बिल्कुल, कोर्ट सजा दे सकती है। कोर्ट तो जाहिर है कि कोर्ट तो हमारी जो अदलिया जो है वो आईन और कानून के मुताबिक फैसले करती है, वो मकबूलियत को नहीं देखती। उन्होंने आईन और कानून में देखना है कि इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, उसमें हक़ाइक़ छुपाए हैं, उन्होंने जिक्र नहीं किया, और जो हक़ाइक़ छुपाए कोई भी फर्द हो पार्लियामेंटेरियन, उसको 3 साल की सजा देने के इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन थ्रू अदालती तौर पर सेशन जज के जरिए। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक अदालत नहीं है, तो सेशन जज जो है उसका फैसला करना है। नोटिस जारी कर दिए गए हैं, उनका डिफेंस वकला भी जाएंगे, वो दलाल भी पेश करेंगे, लेकिन वो दलाल तो इलेक्शन कमीशन को नहीं पेश कर सके जब उनको तकरीबन 3 महीने इंक्वायरी होती रही, इन्वेस्टिगेशन होती रही, उनके वकला आते रहे, सईद अली जफर आते रहे कि जनाब आपने ये हक़ाइक़ क्यों छिपाए। तो खुद उनके जो इमरान खान के जो वकील थे अली जफर साहब, उन्होंने कहा जी आपके पास तो यही इख्तियार है ना कि आप इस केस को भेज दें डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को, वो फैसला करेगा।
तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भेज दिया केस उनके पास, फैसला करेगा। लेकिन कंवर साहब, जिस तरह से आपने शुरू में बात की, इलेक्शन कमीशन यकीनी तौर पर एक आईनी इदारा है और आप उनके इख्तियारात का भी हमें बता रहे हैं कि उनके इख्तियारात किस हद तक उनके पास हैं, लेकिन जितनी तनकीद इस वक्त की जाती है इलेक्शन कमीशन पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? इमरान खान बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, जो मरकजी क़यादत है, फवाद चौधरी हैं, असद उमर हैं, शेख रशीद हैं, हदफ तनकीद का निशाना बनाते हैं इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा, लेकिन एक्शन तो उन पर कोई भी नहीं लिया जाता। एक्शन इसलिए नहीं लिया जाता कि इलेक्शन कमीशन को यरमगाल बनाया हुआ है हमारी अदालतों ने। उसके लिहाज से जब इलेक्शन कमीशन ने इन पर कार्रवाई करने शुरू की तो इन्होंने स्टे लिया हुआ है। इमरान खान ने भी, असद उमर ने भी, फवाद चौधरी, शेख रशीद का नाम नहीं है लेकिन फवाद चौधरी ने, इन सब लोगों ने स्टे लिया हुआ है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की है कि जनाब हमें तो ये अदालतों ने हुक्म इत्मीनान जारी करके तो हमारे पे इख्तियारात को सलब कर लिए हैं, हमें तो आगे कार्रवाई करने नहीं दी जा रही। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके चंद रोज के बाद उनके नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो उनको इख्तियार दे देंगे कि जनाब आप हुक्म इत्मीनान खारिज कर देंगे। तो जो ही हुक्म इत्मीनान खारिज हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो तौहीन इलेक्शन के मामले में इमरान खान भी है, असद उमर भी है, फवाद चौधरी है, शेख रशीद नहीं है, तो वो सारे जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी कानून के मुताबिक इलेक्शन तौहीन के खिलाफ। इन्होंने अदालतों से स्टे लिया हुआ ना। सबसे बड़ी अहम बात यह कि अदालतें स्टे देती क्यों हैं? हम आपकी वसात से ये कहेंगे जब इलेक्शन कमीशन का दायरा कार हाई कोर्ट के जज के बराबर है तो हाई कोर्ट इनके मामले में रुकावट क्यों डालती है? और जब फैसला कर दे तो फिर जाए सुप्रीम कोर्ट में जाए, आलमी अदालत में जाए, लेकिन पहली बात तो चलने नहीं देते। ये तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी मामला होता है जब भी इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता है ये तो जाके अदालतों से स्टे ऑर्डर ले आते हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ इन सेशन थे। और अनवार, इट्स अ बिग हैपनिंग, ये एक बड़ा मामला है। अब बाकायदा ट्रायल का आगाज अगर होने जा रहा है तो यही सवाल है कि खान साहब अगले इंतखाबात के लिए नाअहल होंगे या क्या होगा, और अगर कैद अगर सजा होती है तो पीटीआई का स्टांस इस पे क्या होता है, और जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। धरना, लॉन्ग मार्च ऑलरेडी जारी है मुल्क में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्ट्रेस के हवाले से जो ज़हनी तनाव है वो कितना ज़्यादा हमारे लिए नुकसान है। दिन भर की जो मुख्तलिफ सोचें हैं, जो हम सोचते रहते हैं, स्ट्रेस छोटी छोटी चीज़ों का अनवार हमने अपनी हमारे जिस्म को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे एपेटाइट को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे ऑर्गन्स को तो वो, और हमारे जहन को, हमारे हेल्थ को तो नुकसान पहुंचाता ही है। लेकिन ये जो खासकर रिपोर्ट है ये हमने तैयार इसलिए की है कि आप जान सकें कि जो स्ट्रेस है वो आपके मैदे को, डाइजेस्टिव सिस्टम को कितना डैमेज कर सकती है। चिड़चिड़ापन ना आप में आए, इन चीजों से आप दूर रहें, इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। कहते हैं दिल का रास्ता मैदे से होकर जाता है, मगर अब साइंसदानों ने इंकिशाफ किया है कि दिमाग का रास्ता मैदे से होकर ही जाता है। हालिया जापानी तहकीक से बात सामने आई है कि जहनी तनाव या इज़्तिराबी कैफियत पेट की बीमारियों की वजह बन सकती है। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के मुहक्किकीन ने चूहों पर एक तहकीक की जिसमें यह बात सामने आई है कि चिड़चिड़ापन या जहनी परेशानी आंतों की बीमारी IBS का बायस बनती है। ये एक ऐसी हालत है जिसमें मरीज को मैदे और इससे मुंसलिक कई दीगर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें पेट में दर्द, मरोड़, अफारा, इसहाल और कब्ज शामिल हो सकते हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक नफ्सियाती तनाव का शिकार चूहों में चिड़चिड़ापन, आंतों के सिंड्रोम जैसी इलामात पैदा होती हैं। एक ऐसी हालत जिसमें मैदे के मुतल्लिका मसाइल का एक झुरमुट शामिल होता है, जिसमें पेट में दर्द, अफारा, डायरिया, इसहाल और कब्ज जैसी बीमारियां शामिल हो सकती हैं। वीडियो नहीं, रिपोर्ट आपने देखी। अनवार, स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना वो बोझ कंधों पर रहता है। आप स्ट्रेस कम करने के लिए दिमाग में भी रहता है। करते हैं स्ट्रेस मैं स्ट्रेस कम करने के लिए 2-3 तरीके हैं। मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, मैं शॉपिंग कर लेता हूँ, मेरा फोन है तो मैं फोन यूज बहुत ज्यादा करता हूँ, वीडियोस देखता हूँ तो अपने आप को काम डाउन करने के लिए। अच्छा, मेडिटेट करना भी वैसे बहुत जरूरी है। जिस तरह से आपने एक्सरसाइज का जिक्र किया, तो एक्सरसाइज मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी है। एक्सरसाइज के साथ साथ स्ट्रेचिंग के कितने फायदे हैं हमारी बॉडी के स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। अगर आपको अभी तक नहीं पता तो आप इस पर भी अपनी रिसर्च जरूर करें
कि हम अनवर अपने वेट लॉस के लिए या फिट रहने के लिए हम एक्सरसाइज तो करते ही हैं, लेकिन जो स्ट्रेचिंग है वो आपकी स्ट्रेस रिलीज के लिए और फिट रहने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से ये बात हमने करी दी है। आपने इस पर रिसर्च भी जरूर थोड़ी सी रखिएगा। बिल्कुल, जिस तरह से ये रिसर्च भी हमने देखी है कि किस तरह से ये चीजें हमारे लाइफस्टाइल को भी इफेक्ट कर रही हैं, उनसे हमें किस तरह से बचना है। अच्छा, कोई भी चीज आप कोई अपनी हॉबी, कोई भी ऐसा काम हम कर सकते हैं जो हमें स्ट्रेस रिलीफ हमारी बॉडी से करे। आप पेंट कर सकते हो, अगर किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को खाने से स्ट्रेस रिलीफ होती है समटाइम। अच्छा खाना खाए जो लोग वो खुश हो जाते हैं। सो आप मीठा खाने से ये तो जानिए, अपने आप पर थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, सोचिए कि आपको क्या काम करके अच्छा लगता है, वो काम ज्यादा से ज्यादा करें और स्ट्रेस खुद बहुत भाग जाएगी। बाहर प्रोग्राम में अनवर ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और अब कुछ बात करेंगे फुटबॉल के आलमी मेले के हवाले से। कतर के सहराओं में ये मेला शुरू हुए आज नाजरीन तीसरा दिन है। फुटबॉल का आलमी कप है, हरगिज मामूली मरहला नहीं है और ये सिर्फ कतर की तरफ से 220 अरब डॉलर की सरमायाकारी नहीं बल्कि एक तार पर बगैर सहारे के चलने जैसा है। शानदार इफ्तिताही तकरीब हुई, हमने देखा। अच्छा, कल के मैच की अगर बात की जाए अनवर, तो कल इंग्लैंड ने ईरान को हरा दिया और कल के मैच के जो मनाजिर थे वो भी दीदनी मनाजिर थे। इंग्लैंड की जानिब से हमने देखा एक सीन, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि ये क्या हुआ है। इंग्लैंड की टीम कल अनवर घुटनों के बल बैठ गई और ये एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का तरीका है जो कि 2016 में सबसे पहले अमरीकी फुटबॉलर ने अपनाया था, जब 2014 में अमेरिका में एक पुलिस के हाथों एक स्याह फार्म पर तशद्दुद किया गया, उसके बाद इसको अपनाया गया और कल भी हमने इस मैच में वही मनाजिर देखे। तो आई थिंक नस्ल परस्ती को जो फरोग मिलता है उसके हवाले से जब दुनिया की इतनी बड़ी टीम्स या प्लेयर्स या इन्फ्लुएंसर्स एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते हैं तो आई थिंक पूरी दुनिया में अमन का पैगाम जाता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से नबी हम इस इवेंट को देख रहे हैं, इंतहाई शानदार इवेंट है, पूरी दुनिया में इसकी बात हो रही है और बिल्कुल फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप मुनक्किद करवाना, वो भी एक मुस्लिम मुल्क में जहां पर आप अपने कल्चर की पासदारी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो नई चीजें हैं, जो जिद्दत है, उसके तकाजे भी पूरे कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, तनकीद का सिलसिला भी बिल्कुल जारी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फीफा का जो मेला है एशिया में सजा हुआ है और जो टिकट्स हैं वो बहुत, हमने ये बात तो की है कि कतर ने पैसा कितना लगाया है, लेकिन कतर पैसा कितना कमा रहा है इस पे भी हमने बात नहीं की है। सिर्फ 3 मिलियन 30 लाख टिकट्स तो अब तक फरोख्त हो चुकी हैं। बिल्कुल, और जो लास्ट रिकॉर्ड था वो रूस के पास था जहां पर 24 लाख टिकट्स फरोख्त हुई थी। तो इस बात का, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तानी टीम के हवाले से, पाकिस्तानी टीम वो तो एक दुख है, उसको डिस्कस भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारा फुटबॉल कर रहा है, वो हमारा फुटबॉल कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। जिसके फैक्ट्स अगर हम आपको बताएं, अलरेला के नाम से फुटबॉल है और ये कोई आम फुटबॉल नहीं है, इसमें सेंसर है, इसमें बैटरीज हैं, तो विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह से फुटबॉल की टेक्नोलॉजी को भी चेंज किया गया है, ये डेटा भी ट्रांसफर कर सकता है। और अभी जो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं, 3 लाख के करीब फुटबॉल जो है ये अभी सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए गए हैं, इसमें वो ट्रेनिंग सेशंस इंक्लूडेड नहीं है बिल्कुल यकीनी तौर पर। लेकिन आज दुनिया भर की जो सकाफत है वो कतर में मौजूद है, हर रंग और नस्ल के लोग हैं वहां पर मौजूद हैं, चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं और जो स्टेडियम्स है वो खचाखच भरे हुए हैं। कि थोड़े से एसओपीज का जो है वो फॉलो करना पड़ेगा और वो हम देख भी रहे हैं और उन एसओपीज के हवाले से यूरोप की जानिब से खासी तनकीद भी की जा रही है। बहरहाल स्टेडियम्स की बात करते हैं, शानदार स्टेडियम है, कतर ने बहुत किया है। पाकिस्तान के जो मजदूर हैं उनका भी पसीना जनाब इसमें शामिल है। तो पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि कतर में होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान के लिए भी अहम है, लियारी स्ट्रीट चैंपियन के लिए तो बहुत ही खास बात है। पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान आमिर महमूद साहब। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। अच्छा, पाकिस्तान का फुटबॉल के हवाले से जो फ्यूचर है इस पर अनवर हमने डिस्कशन तो करनी है, लेकिन कल का जो मैच हुआ और इंग्लैंड जिस तरह से जीता, क्या कहेंगे आगाज? सबसे पहले जी थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया आने का और ये बहुत खुशी की बात है कि एशिया में जो है वो दूसरी दफ़ा ये वर्ल्ड कप जो है वो मुनक्किद हो रहा है। 2002 में ये कोरिया और जापान में जो है पहली दफ़ा हुआ था
और अब कतर में जो एक इस्लामिक कंट्री है और उसमें ये होना ये मेरे लिए तो बहुत, चूँकि मुझे ये भी मौका मिला कि मैं कतर में भी जाके खेलूँ, जो वर्ल्ड ओलंपिक्स का एक क्वालिफाइंग राउंड था। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तानी टीम जो है वो क्वालिफाइंग राउंड चूँकि खेलती है, फाइनल में तब वो जाए अगर वो क्वालिफाई कर जाए जी। तो ये तो एक बहुत लंबी बहस है कि हम कब क्वालिफाई करेंगे, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे। तो उस हवाले से जो मैच का आप कह रही हैं इंग्लैंड और ईरान, उसमें पहले तो मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगा कि डिफरेंस आपने देखा कि यूरोप का जो फुटबॉल है और एशिया का फुटबॉल है उसमें कितना फ़र्क है। और 6-2 अगर ये स्कोर गोल होना जो है ये बताता है कि हम अभी कितने पीछे हैं और कितना आगे हमें जाना है। और ईरान वो टीम है जो नॉर्मली हर दफ़ा ही वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाती है। तो इसको देखते हुए फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अभी किस लेवल पे है, कितने पीछे हैं और कितना टाइम हमें लगना है कि हम उसके लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो इसके अलावा अगर आप वैसे वर्ल्ड कप की अगर आप बात करें और क्वालिफिकेशन की जैसे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी ये 32 टीम्स जो हैं ये किस तरह से ये क्वालिफाई करके आ जाती हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्चुअली फीफा के साथ जो है वो 221 कंट्रीज जो है वो एफिलिएटेड हैं जी, और ये सारे के सारे उसके मेंबर्स हैं और सब के सब जो हैं वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो है फाइनल राउंड वो खेलना चाहते हैं, लेकिन सबको तो खिला नहीं सकते। तो फिर वो फीफा जो है वो क्वालिफाइंग राउंड जो है ना वो ऑर्गेनाइज करता है। अब फीफा ने 5 डिफरेंट रीजन्स में जो है इन सारी टीम्स को तकसीम कर दिया हुआ है, जिसमें यूरोप जो है वो आ जाता है, फिर अफ्रीका आ जाता है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है और एशिया है। और हर ग्रुप को, हर रीजन को उन्होंने एक कोटा दे दिया हुआ है। जैसे यूरोप से अगर अभी जो 32 टीम्स हैं उनकी बात करें तो यूरोप से 13 टीम्स जी क्वालिफाई करके आई हैं, अफ्रीका से 5 टीमें क्वालिफाई करके आई हैं, एशिया से अब 6 हो गई क्योंकि कतर बीइंग होस्ट जो है वो उसने क्वालिफाई किया है। कौन सी टीम्स रिप्रेजेंट कर रही हैं? एशिया से हमारे पास जी जापान है, कोरिया है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ईरान है और हमारा कतर जो है वो होस्ट जो है के तौर पे। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि अगर इंग्लैंड की गेम चेंज है या जो वेस्ट की कंट्रीज हैं उनकी गेम चेंज है, तो क्या वेदर कंडीशंस का फ़र्क है? क्योंकि वो जिस मौसम में अपनी गेम खेलते हैं या उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम लोग बीइंग इन एशिया हम वो नहीं कर पा रहे। जिस तरह से आप ईरान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से अभी बहुत दूर है जी। उसमें ये है कि जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जाती है जी, और मेरा ख्याल है शायद लगता हमें ये कि सिर्फ क्रिकेट ही खेली जाती है और उसी पे ध्यान दिया जाता है, और जितना क्रेज़ है यहाँ पे लोगों में खेलने का और यंग जनरेशन में, और आप देखें संडे वाले दिन जैसे सारे जो है वो मुल्क में ही तकरीबन ये हो रहा होता है। इसी तरह फुटबॉल जो है वो इंग्लैंड में खेला जा रहा होता है और यूरोप में खेला जा रहा होता है। तो उनकी जो मेन गेम है यूरोपियंस की वो फुटबॉल है, और ये अब से नहीं है, वो हिस्ट्री है उनकी एक लंबी चौड़ी, और उसमें जो है ना वो पिछले 60-70 साल से जो है ना वो ये उनका काम है। और वहाँ पे प्रोफेशनल लीग्स होती हैं, जितने दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स हैं वो सारी दुनिया से आके वहाँ लीग्स खेलते हैं। इंग्लैंड की जो प्रीमियर लीग है जिसमें आप और हम सारे बैठ के देख भी रहे होते हैं, और हमारी फेवरेट क्लब्स भी हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी और फलाना और ये और वो, तो वो सारे के सारे उनमें जो प्लेयर्स खेले होते हैं वो सब इंग्लैंड के नहीं होते हैं, वो पूरी दुनिया से उन्होंने हायर किए होते हैं और वो अपनी क्लब्स में उनको खिला रहे होते हैं। तो चूंकि वो सारा साल उनकी ये एक्टिविटी जारी रहती है, तो उनका स्टैंडर्ड हमारे एशिया से तकरीबन अगर मैं कहूँ तो वो कोई 50% जो है ना वो ऊपर होता है। और हमारे यहाँ साउथ एशिया में तो खैर बिल्कुल ही जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं है, और एशिया में जो है वो जापान और कोरिया और सऊदी अरेबिया, ये जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनमें अब जैसे कतर आप देख रहे हैं, और कतर की भी टीम आपने देख ली कि सेनेगल से जो उनका मैच था वो 2-0 जैसे हारे, और फर्स्ट हाफ में जो उनका वे ऑफ प्ले था वो ऐसे लग रहा था जैसे वो शायद पहली दफा जो है ना वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए। सबसे पहले आप क्वालिफाई करने के लिए टीम्स का जो आप पूरा वो बताए थे वो बीच में जी, उसमें ये है कि 5 रीजन्स में जैसे उन्होंने डिवाइड कर दिया, तो फिर हर रीजन से उन्होंने फीफा ने एक कोटा दे दिया है। जैसे एशिया से मैंने बताया कि 6 टीम्स अभी आई हैं, यूरोप से जैसे 13 टीम्स आई हैं, इसलिए कि उनका स्टैंडर्ड और लेवल ज़रा डिफरेंट है और वहाँ पे ज़्यादा फुटबॉल खेला जाता है। वो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा देना चाहते हैं यूरोपियंस को, क्योंकि ये उनकी मेन गेम है, नेशनल गेम। तो 13 वहाँ से आ गई, 5 आपकी अफ्रीका से आ गई, और 4 साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से जो आ गई। तो ये ऑल टुगेदर 32 टीम्स होती हैं। और ये भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि ये आखिरी वर्ल्ड कप है जिसमें 32 टीम्स जो है ना वो खेलेंगी। इससे जो अगला 2026 में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जो कनाडा, अमेरिका और
मैक्सिको में होगा, उसमें 48 टीम्स कर दी हैं जी फीफा ने। अच्छा जी, चूंकि इतना ज्यादा फुटबॉल का क्रेज जो है बढ़ गया है और टीम्स जो है ना ज्यादा से ज्यादा होते जा रही हम हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम आ सकती है। अनवर, यहाँ पर फुटबॉल की बात हो रही है और रोनाल्डो की बात ना हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, ऐसा हो नहीं सकता। तो वहाँ पे ये भी हम शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा अगर किसी के फॉलोअर्स हैं या सारे फैन, तो ये इनके हैं। 50 करोड़ का नंबर ये क्रॉस कर चुके हैं। तो इंस्टाग्राम पे सबसे अगर कहा जाए कि अगर किसी की इन्फ्लुएंसिंग शख्सियत है तो वो रोनाल्डो ही है, और उसके बाद जो है वो जनाब मेसी का नंबर है, लेकिन फॉलोअर्स का बहुत फर्क है दोनों में। बहरहाल गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। इसके हवाले से भी मैं आपको बता दूं, शेयर कर लूं, रोनाल्डो और मेसी जो है ना ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो अब तक 4 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। 2006, 2010 और उसके बाद 2014, फिर 2018 और अब जो है ये 2022। और आप देखें कि 20 इयर्स ये बनते हैं वर्ल्ड क्लास फुटबॉल खेलना और अपनी फिटनेस जो है ना वो रखना। और ये क्रिकेट नहीं है कि जिसमें आपको उतनी फिटनेस और उतनी आपको एक्टिव नहीं होना है, मतलब इसमें आपको 100% अपनी फिटनेस देनी है। और फिर सिर्फ वर्ल्ड कप ही नहीं, उसके अलावा जो ये लीग्स खेल रहे होते हैं, ये इनका 5th वर्ल्ड कप है। और रोनाल्डो तो जो है वो चूंकि पोर्चुगाल से हैं और 37 इयर्स अभी उनकी एज होगी, और सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये शायद इनका लास्ट वर्ल्ड कप होगा। नेटफ्लिक्स से बड़ी शानदार उनकी एक डॉक्यूमेंट्री भी है, वैसे वो भी जो लोग जानना चाहते हैं उनकी जिंदगी के बारे में वो देख सकते हैं। तो फेवरेट टीम में से कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन कौन सी फेवरेट जी? अभी अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग देखें इस वक्त जो है, और मेरे लिए तो ये खैर सरप्राइजिंग है कि ब्राजील खैर अभी भी नंबर 1 है फेवरेट टीम। पूरी दुनिया की वही होती है क्योंकि उनका वे ऑफ प्ले जो है वो इतना अच्छा है, इतना 5 बार वर्ल्ड कप भी वही जीत चुके हैं। 5 दफा वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। तो नंबर 1 तो वही है। नंबर 2 जो है वो बेल्जियम है, जिसको बहुत ज्यादा लोग उस तरह से शायद जानते नहीं है, कंसिडर नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद इटली है, फिर फ्रांस है, जर्मनी है, और जो है ना वो टीमें नीचे आ रही हैं। तो फेवरेट तो हमेशा हमारी ब्राजील ही रही, लेकिन ये इसमें है कि बेल्जियम भी जो है वो टीम एक अच्छी है, और उसके बाद फ्रांस और इटली और जर्मनी जो है वो एक वाहिद टीम है जिसने सबसे ज़्यादा सेमीफाइनल जो है ना वो अब तक खेले हैं। मे भी उसको 5 दफ़ा जीतने का मौका नहीं मिला, या 4 दफ़ा वो वर्ल्ड चैंपियन हुई है। ब्राज़ील ने ज़्यादा दफ़ा जीता, लेकिन ज़्यादा सेमीफाइनल जो हैं वो जर्मनी ने खेले हैं, इसलिए कि उनका जो एक वे ऑफ प्ले है वो बहुत साउंड है फुटबॉल के हवाले से, और वो हमेशा ही उनकी कोशिश होती है कि वो क्वालिफाई जो है ना वो करें अगले राउंड्स के लिए। तो अभी इस वर्ल्ड कप में आपको अपसेट्स देख रहे हैं, जिस तरह हम देखते हैं क्रिकेट में बड़े बड़े अपसेट हुए हैं वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान हारा है जिम्बाब्वे से, तो क्या लग रहा है जिस तरह कतर की जैसी अगर कोई टीम है या कोई और कमजोर टीम है वो किसी तगड़ी टीम को हरा सकती है? अपसेट्स मुतवक्के हैं जी? इसमें बिल्कुल, जैसे कुछ अर्सा पहले जो है वो जापान ने एक वर्ल्ड कप में जर्मनी को हरा दिया था। तो और जर्मनी अगर मैं अभी देख रहा हूँ रैंकिंग में वो 11th नंबर पे आ रही है। जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा सेमीफाइनल में खेली हुए हैं, सबसे ज़्यादा उनका वे ऑफ प्ले जो है ना वो हमें बेहतर लगता है। और मैं खुद बहुत फॉलोअर हूँ बहुत बड़ा जर्मनी वे ऑफ प्ले का, और मैंने भी अपनी सारी ज़िंदगी उसी वे ऑफ प्ले पे जो है ना वो हमने खेला, हमारे कोच ने हमें खिलाया। इसमें बिल्कुल अपसेट्स हो सकते हैं जी, और जैसे जैसे जो है मैचेस आगे बढ़ेंगे और प्री क्वार्टर फाइनल जब जाएंगे, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि उसमें हम बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं। आमिर साहब, यूरोप की जानिब से क्यों तनकीद का सामना करना पड़ा है? कतर होस्ट मुल्क है और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो एक सकाफती रंग हमें नजर आ रहा है, और जो मजहबी इक़दार की जो पासदारी की जा रही है वो भी हमें एक टच दिखाई दे रहा है। फिर कुछ SOPs भी हैं, तो यूरोप को लग रहा है कि उन्होंने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया कि इस्लामी मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है। बिल्कुल, देखे ना, यूरोपियन तो समझते हैं कि ये इनफैक्ट उनकी गेम राइट है, उनका खेल है, ये उनका जो है बिल्कुल राइट है, और ये फुटबॉल जी बस इधर ही होना चाहिए और कहीं जो है ना वो ना हो। तो उनके लिए एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि कतर के अंदर, मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए भी एक सरप्राइजिंग है। जब 2010 में उन्होंने दे दिया कतर को, तो मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि चूँकि मैं खेला हूँ कतर में, मैं गया हूँ वहाँ पे, मुझे पता है वहाँ पे उनका क्या उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर और वो फैसिलिटीज़ और किस तरह से थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसको डेवलप किया है और जिस तरह से स्टेडियम्स बनाए और सारी चीज़ें की, तो यूरोपियन भी शायद इसको इसलिए उसके अगेंस्ट थे कि शायद वो तो करा ही नहीं सकते जी वर्ल्ड कप, वो तो इस अहल ही नहीं है या काबिल ही नहीं है। ठीक है। और फिर स्पेशली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, जैसे आप जिक्र कर ही रहे हैं
कुछ उन्होंने जो ड्रिंक्स के हवाले से भी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, फिर लिबास के हवाले से भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, और फिर इसी तरह से और चीज़ों कहा तो यही जा रहा है कि आप भी हमारी जो रिवायत हैं उनकी पासदारी करें, जो हमारा कल्चर है। अब हम बात करते हैं अब पाकिस्तानी फुटबॉल की, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आप खुद सैफ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो पाकिस्तानी फुटबॉल क्यों उस तरह से फेडरेशन नहीं काम कर पा रही? हमारे पास टैलेंट मौजूद नहीं है। जिस तरह से अभी हमने एक फुटबॉल की बात की है कि फुटबॉल को कितनी टेक्नोलॉजी दे दी गई है, क्या वो टेक्नोलॉजी, वो फुटबॉल पाकिस्तानी प्लेयर्स को यहाँ पर अवेलेबल नहीं है? फंड्स की कमी है, लिहाज में तो बहुत क्रेज है, हम देखते हैं वहां पर। तो टैलेंट है आप पाकिस्तान में? जी, आपने फुटबॉल फेडरेशन का नाम अभी लिया, तो मैं आपको वाजे कर दूं कि अभी इस वक्त हमारे मुल्क में कोई फुटबॉल फेडरेशन नहीं है। चूंकि 2 फेडरेशंस जो है ना वो बनी हुई थी काफ़ी अर्सा पहले से, और उनका आपस में जो भी एक झगड़ा था, तो उसको सॉल्व करने के लिए फीफा ने एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बना दी थी जी, काफ़ी अर्सा पहले। ठीक है। और उनको ये मैंडेट दिया था, ये टारगेट दिया था कि आप 1 साल के अंदर अंदर ये सारे इश्यूज और प्रॉब्लम सॉल्व करके, सॉर्ट आउट करके, और आप नए इलेक्शंस करा दें, और फिर जो भी फेडरेशन बने उसको हैंड ओवर कर दें आप फेडरेशन जो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा नहीं किया, और फिर बीच में एक टाइम ऐसा है कि जब फीफा ने बैन कर दिया, और सारी एक्टिविटीज़ हमारी जो है ना वो बंद हो गई, जो थोड़ी बहुत चल भी रही थी मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर। तो काफ़ी अर्सा उसमें गुजर गया। अब फिर दोबारा खैर वो बैन लिफ्ट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी दोबारा से बहाल कर दी गई है, और अभी वो काम कर रही है। लेकिन जो उनका, मेरे ख्याल में जो उनका मेन काम है, जो जिस रीज़न के लिए उनको बनाया गया है, उसके ऊपर उनका फोकस नहीं हो रहा। उनको चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो इलेक्शन कराएं, ठीक है, और बजाय इसके कि टीम्स को प्रिपेयर करें और बाहर भेजें, और फुटबॉल जो है ना ये मुल्क में कराने के बजाय उसके ऊपर फोकस करें जो फीफा ने उनको काम दिया है। और जैसे ही फिर फेडरेशन जो है ना वो एक इलेक्शंस के बाद जो है ना वो बन जाए, तो फिर उनको हैंड ओवर करें सारी चीज़ें, और उनको जो मुल्क का फुटबॉल जो है ना चलाने दें, क्योंकि जब तक ये काम नहीं करेंगे, जब तक हमारी फेडरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, और तब तक हमारा रीजनल सतह पर तो फुटबॉल का आगाज किया जा ही सकता है। फीफा में पाकिस्तान कब जाके पार्टिसिपेट करे, ये तो ख्वाब अभी दिखाई दे रहा है। बहरहाल आमिर साहब, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन विद यू अबाउट वर्ल्ड कप, और जो अभी बड़ा इवेंट चल रहा है इन कतर। तो अनवार, मेरे ख्याल से अगला मैच जाके जो है वो हमें क्रिकेट मैच की तरह ही अब हम प्लान करेंगे और स्क्रीन्स लगाएंगे, क्या ख्याल है? कोशिश यही करेंगे, और कि पाकिस्तानी टीम भी जो है वो हमें जल्द ही अल्लाह करे कि फीफा वर्ल्ड कप में नजर आए, ताकि हम भी अपनी टीम को सपोर्ट कर सकें। हम सिर्फ फुटबॉल ना सप्लाई करते रहे, हम अपने फुटबॉल को तो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी उसमें चेंज की गई है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सियासत और मईशत दोनों ही एक सिक्के के 2 रुख हैं, और आजकल क्या हम पिछली कई दहाइयों से देख रहे हैं कि मुल्क की मुआशी हालत है वो अबतर है, मुल्क की जो सियासी हालत है वो उसकी सबसे बड़ी वजह करार दी जा रही है, क्योंकि उसके पस मंजर में अगर हम देखें तो जो हुकूमतें हैं वो चेंज हो रही हैं, वजीर खजाना हैं वो बारहा चेंज हो रहे हैं, पॉलिसीज एक नहीं रह रही, जिसका सबसे ज्यादा असर जो है वो मईशत पर हो रहा है। बिल्कुल, नेशनल पॉलिसी चूंकि कोई एक नहीं है, और कोई भी जमहूरी वजीर आजम अब तक अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर पाया, जिसके फिर हम असरात देखते हैं कि वो मुल्क की मईशत पर पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी जब सियासी जमात आती है तो वो अपना माशी प्लान लेकर या सियासी एजेंडा लेकर आती है। तो क्या सारे रीजंस हैं हमारे जिस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, अहम 2 दौरे भी अनवार वो भी कैंसिल हुए हैं। चीनी सदर का दौरा हमने देखा, वो तातुल का शिकार हुआ। अब जो है हम देख रहे हैं कि जो सऊदी वली अहद का दौरा है वो भी, उसमें भी डिले हमें दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल इस पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला है। क्या वक्त नहीं आ गया कि मिसाके सियासत से पहले मिसाके मईशत कर ली जाए? मुल्क के हालात कब ठीक होंगे? देखिए, मिसाके मईशत जो है ये बिल्कुल एक बेमानी चीज़ है, क्योंकि पहले आप ये करें कि जिन मईशत की इस्लाहात के नुकात पर तमाम पार्टियों में मुकम्मल इत्तफाक है उस पर तो अमल दरामद करके दिखा दें। मसलन आप 3 बड़ी पार्टियां हैं, उनके तीनों ने ये कहा है कि हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे,
मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफ़ेद होने से रोकेंगे और डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स बढ़ाएंगे। ये तहरीक इंसाफ ने कहा है, मुस्लिम लीग नून ने तो ये कहा है कि इसके बगैर मईशत ठीक ही नहीं हो सकती। तो जब इस पर इत्तफाक है, पीपल्स पार्टी ने तो ये कहा था कि हर आदमी को टैक्स देना चाहिए, एक गिलास पानी पे भी लेंगे, तो पहले तो ये करके दिखा दें। ये ना हो कि इसके चक्कर में चंद साल और गुजर जाएं, नंबर एक। दूसरा, ये इत्तफाक है कि तालीम और सेहत में, और इस पर यह एक तौर से मिसाक है कि तालीम और सेहत में 7.5% ऑफ GDP खर्च किया जाएगा। ये फैसला हुआ था 2010 में, उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी, उस वक्त जितनी पार्टियां वफाक में थी और हुकूमत में थी सब शामिल थी, तो उस पर भी अमल नहीं हुआ आज तक। तो तालीम और सेहत के मुतालिक जी फिर ये था कि शाना अखराजात कम होने चाहिए, सादगी इख्तियार करनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं, बात यह है, खतरा तो बहरहाल मौजूद है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है मौशी सूरत हाल में, लेकिन आप क्या समझते हैं, ये प्रोपेगेंडा है, हकीकत है, अवाम क्या समझे इसको? देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपकी खिदमत में यह अर्ज कर दूं, जो लोग सुन रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के दौर में पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का इम्कान सिफर है। बार बार कह रहा हूँ, सिफर है, सिफर है। ये बड़ी ज्यादती है कि आप हमारे मुल्क का, अगर एक साबिक वजीर आजम पिछले चंद दिनों में उन्होंने 2 दफ़े कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है, तो अगर आप इज्तिमाई खुदकशी करने पर तुले तो उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इसका सिफर है डिफॉल्ट करता। हुआ क्या था कि हमने कोई 5 दिसंबर को $1 अरब पे करना है। कुछ लोगों ने ये कहा, उनकी राय थी, उनकी सोच थी कि वो पाकिस्तान इसको अदा नहीं कर सकेगा। वो सोशल मीडिया पे डिस्कशन शुरू हुआ, हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कूद पड़े और कहा ये तो पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। हालांकि मैं यकीन दिला रहा हूँ कि 5 दिसंबर को पाकिस्तान $1 अरब पे कर देगा, इसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं, और इस हुकूमत के दौर में डिफॉल्ट नहीं होगा। तो मैं ये सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं कि आप एक दूसरे को, आपसे मैं जानना चाह रही हूं, शौकत तरीन साहब की स्टेटमेंट सामने आई है, वो ये कह रहे हैं कि IMF से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे हैं। ऑब्वियसली इसका जवाब तो अब हुकूमत ही दे सकती है कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये कि फिर IMF का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से मुकम्मल होगा? पहली बात, ये हुकूमत और IMF से कॉन्टेक्ट है, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, कॉन्टेक्ट है, इसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है, कॉन्टेक्ट है। खुद वजीर खजाना ने फोन पे बात की है, तो ये तो बात गलत हो गई, इसको तो भूल जाएं। एक बात मैं आपको बता दूं, इस वक्त मईशत की जो तबाहकुन हालत है, उसमें ये हो ही नहीं सकता कि हम IMF के प्रोग्राम से बाहर निकलें या मुकम्मल ना करें, ये हो ही नहीं सकता। हमें हर हालत में और हर सूरत में IMF के प्रोग्राम को फिलहाल मुकम्मल करना है। अभी जो चीज़ अटकी हुई है वो ये है कि जो IMF मुतालबात कर रहा है वो तो हमें मानने थे, लेकिन अब हमने ये कहा कि जब सारी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा सब ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में 3.5 करोड़ लोग से ज़्यादा मुतासर हुए, ज़बरदस्त $30 अरब से नुकसान हुआ, जिसमें हमारी गलती कम और उन मुल्कों की ज़्यादा है जिन्होंने कि ये तबाही बर्बादी क्लाइमेट के लेकर आए थे। तो दुनिया ने कहा है, IMF ने कहा, उसने, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इंसानी मसला का इसको समझना चाहिए। तो हम IMF से सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो दुनिया कह रही है, अमेरिका कह रहा है, अभी जो डॉक्टर साहब आप जिस तरह से कह रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सिचुएशन हमने देखी है, IMF ने मौजूदा हुकूमत की नाक से लकीरें भी निकलवाई थी जब इस प्रोग्राम को पाकिस्तान को दोबारा जाना था। पाकिस्तान की मुआशी जो हालत है, अगर वो ठीक नहीं होती तो आप क्या समझते हैं, फिर तो हम हमेशा ही हाई रिस्क पर रहेंगे? जी, आपने कई बातें की हैं। पहले मैं आपको बता दूं, IMF का कहना यह है कि इमरान खान साहब ने 28 फरवरी 2022 को एक मुआहदा तोड़ दिया। कौन सा मुआहदा? जो उन्होंने खुद तहरीरी तौर पर उनकी हुकूमत ने किया था। वो ये कहते हैं कि अब हमें आपके ऊपर एतबार नहीं है, आप तो रिटन मुआहदा तोड़ देते हैं सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और वो मुआहदा तोड़ने के बाद आप IMF की रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान में जो मईशत की खराबियाँ पैदा हुई वो उस मुआहदा तोड़ने की वजह से हुई। स्टेट बैंक, हम ये हुकूमत तो अपने आप को डिफेंड करना जानती नहीं है, पता नहीं किस तरंग में रहते हैं, मगर मैं आपको ये बता दूं, स्टेट बैंक की रिपोर्ट में ये लिखा है कि ये जो मुआहदा इमरान खान साहब ने तोड़ा था, जिसकी वजह से बहरान हुई, उसकी वजह से महंगाई हुई है और ये जून तक रहेगी महंगाई 20%, मेरे ख्याल से 20%। तो जब आपने मुआहदा तोड़ा इमरान खान साहब ने, तो जो $900 मिलियन मिलने थे वो नहीं मिले,
वो नहीं मिलने से हमारा जो है रिजर्व गिरने से रुपए की कदर गिरी, और रुपए की कदर गिरने के बाद ये सारा बुहरान आ गया, डिफॉल्ट की बातें शुरू हो गई और हमने दिवालियापन की बातें शुरू कर दी। और हमारे साबिक वजीर खजाना ने जो इस हुकूमत के थे उन्होंने दिवालिया के लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, हालांकि ना दिवालिया हो रहे थे, न मुल्क दिवालिया होते हैं, न डिफॉल्ट का इम्कान था। जब आप खुद कहेंगे तो दुनिया भी कहेगी। तो ये तो एक मिसहैंडल हुआ है। डॉक्टर शाहिद, इसहाक डार साहब के वतन वापस आने से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही थी। उनका ये दावा था, ये वादा था, स्टेटमेंट्स बहुत बार सामने आई कि जो डॉलर है वो उसको 200 से कम गिराएंगे, रुपए की कदर मुस्तहकम होगी। अब हम देख रहे हैं कि जो रुपए की कदर तो मुस्तहकम हुई नहीं, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, करंट अकाउंट खसारा है, वो मजीद बढ़ गया है। क्या कहेंगे इस पर? 200 पर नीचे आने का तो इम्कान नहीं है। वो उनको चाहिए कि वो अपने बयान को वापस लेके लोगों को बता दें क्या मुश्किलात हैं। उन्होंने भी इस बात का इदराक नहीं किया कि 28 फरवरी का जो मुआहदा तोड़ा गया था, जिसको कि स्टेट बैंक कह रहा है कि उसके साथ जून तक रहेंगे, उन्होंने उसको गौर शायद नहीं किया और जज्बात में आके ये बयान दे दिया। वो नहीं हो सकता अभी, नंबर एक। तो ये तो उनको सोच बदलनी पड़ेगी। लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला करना है कि कुछ इस्लाहात करनी है, अब मसला ये कोalition गवर्नमेंट है, इलेक्शन का साल है, तो जो कभी इस्लाहात जो है पाकिस्तान में 75 साल में नहीं हुई, तो अगर कोई ये समझ रहा है कि शायद जून से पहले कर सकेंगे, मेरे ख्याल से मुझे इसका इम्कान नज़र नहीं आता। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आज अगर ये फैसले कर लिया जाए, पार्लियामेंट में लेकर आ जाएं, हम उससे फैसला कराएं कि जी हम अगले माली साल का जो बजट आएगा उसमें वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, नंबर एक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि इस हुकूमत में तो किसी तरह से भी ये नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। साबिक वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो बेबुनियाद स्टेटमेंट्स हैं डिफॉल्ट होने के हवाले से। प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मजीद रिपोर्ट्स एंड फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। इन नियो पाकिस्तान साथ रहिए। अच्छा जी नबिया, ट्विटर इज फन, ट्विटर इज अलाइव। तो जिस तरह की ट्वीट्स हम देख रहे हैं, जिस तरह की हम ट्वीट्स देख रहे हैं एलॉन मस्क की, तो इंटरेस्टिंग एनवार आपको क्या है दराज है? इंटरेस्टिंग भी और कुछ बचपना भी उसमें नजर आ रहा है। जिस तरह से हम पहले सोशल मीडिया आया था, हम पोस्ट करते थे और आज जब हम अपनी पोस्ट देखते हैं तो हम कहते हैं कि हम लोग क्या करते थे, मतलब। तो आई थिंक एलॉन मस्क भी वही कर रहे हैं, ट्विटर के नए मालिक बने हैं तो उसको चेक कर रहे हैं और ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और खबर जो है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट फ्रीज या बैन जो किया गया था उसको बहाल कर दिया गया है। एलॉन मस्क ने ये बताया है अपनी ट्वीट में। साथ ही साथ उन्होंने एक पोल करवाया था और उसमें 52% लोगों ने कहा कि इस अकाउंट को बहाल कर देना चाहिए, जिसके बाद बहाल हो गया। और फिर जी डोनाल्ड ट्रंप साहब की कोई इसमें खास बहरहाल दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही है। वो तकरीब से खिताब कर रहे थे और वहां पे उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया। बाद की उन्होंने अपनी तकरीब में गुफ्तगू की कि पता चला है कि उनका जो ट्विटर अकाउंट है उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया, लेकिन इसमें कोई खास वजह नजर नहीं आती। तो उनकी इस स्टेटमेंट से लगा कि उनको कोई दिलचस्पी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आई थिंक वो अपने जो फॉलोअर्स है वो जनरेट कर चुके हैं। जो एक ट्रुथ सोशल नामी ऐप है, वो कह रहे हैं कि वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, वहां पर जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वहां पर जो क्राउड है वो बहुत अच्छा है। बहरहाल एलॉन मस्क ने तो मेरा ख्याल अपना काम कर दिया है, क्योंकि बहुत लोग इस पर बात करते रहे हैं। ट्विटर की टॉप ट्रेंडिंग में भी रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट है उसको रिट्रीव किया जाए, उसको बैन होने से हटाया जाए। तो बिल आखिर अब ये हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आज की वायरल वीडियो की तरफ। वायरल क्या है, जरा वायरल वीडियो दिखाएं, फिर जरा टीम से भी ऑनरी गुफ्तगू करेंगे। जी जनाब, आज की वायरल वीडियो प्ले की जाए। अनवार, ये विंटर्स हैं, वैसे तो सर्दियों की आमद है, ये वो वाली बात है। तो वो खरगोश ने कहा मैं भी जरा द वे ही इज गोइंग टू स्लीप, मेरा ख्याल है हम लोग भी यही करते हैं रात के टाइम पे। लेकिन वो जो आप टीम से बात करना चाह रही थी वो आप जरूर कर लें। कि हमारी टीम में जनाब पेट लवर्स हैं बहुत ज्यादा, और इसलिए हमें डेली इतनी इंटरेस्टिंग पेट्स के हवाले से वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो भाई सोने से पहले प्रॉपर इस खरगोश ने एहतमाम किया है, अपना बेड बनाया है, ये एग्जैक्टली ख्वाब खरगोश के मजे वाली वो लेना चाह रहा है और पूरी तैयारी की है। गरम गरम कंबल में खरगोश घुस गया है। वैसे ये तो चला गया है, मेरे ख्याल से मैं बच्चों को भी कुछ इससे सीखना चाहिए। जो हमारे बच्चे घर में मौजूद हैं वो बिल्कुल कंबल
कॉल नहीं लेते हैं। हाँ, तो ये लॉजिक समझ से बाहर है। ये वीडियो मैं तो सलीना के साथ नाज़रीन 20 मिलियन लोग भैया ये वीडियो देख चुके हैं, कितनी ज्यादा व्यूज हैं। अगर इस खरगोश का भी कोई यूट्यूब अकाउंट होता तो ये पैसे कमा लेता, जितने व्यूज इसको मिल गए। एक खूबसूरत पेट है वैसे, अनवार मुझे रखने का इत्तेफाक हुआ था जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो इससे ज्यादा सॉफ्ट मेरे ख्याल से कोई और पेट हो नहीं सकता, लेकिन बड़ा डरपोक जानवर है। जैसे बिल्ली है ना, बिल्ली को अगर आप पाले रखें तो बिल्ली बड़े टेंट्रम्स दिखाती है। अगर आपके पास डॉग आपका पेट है तो वो बड़ा प्रोटेक्टिव होता है अपने मालिकों के हिसाब से। लेकिन जो खरगोश है, दो इट्स अ वेरी क्यूट पेट, लेकिन थोड़ा सा डरपोकी का एलिमेंट हम इसमें देखते हैं। बहरहाल ये थी आज की वायरल वीडियो जिसको मिली है बेतहाशा व्यूज। आई होप सो आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।